हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो है लेक्चरर इंग्लिश पे 50 क्वेश्चन है पोएट जॉन कीट्स के ऊपर। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आई होप इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं अपने चैनल पे अपना जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं वो भी आपको शेयर किए हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है और टू द पॉइंट बना रखे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो यू कैन परचेज दोज नोट्स। उन नोट्स को आप ख़रीद सकते हैं और उसके लिए आपको यू हैव टू पे मी 1000 रुपीज़ ऑन माई। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर गिवन देयर। वहाँ पे मैंने अपना नंबर दे रखा है। मैं अगेन आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 9897473132। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो अपने नोट्स से ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार करने की कोशिश करी है। बट ये एक रिवीजन टाइप का आप मान सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और मतलब सारे राइटर्स पे आपको इस तरह के क्वेश्चन बना के दूँ और एक क्वेश्चन पेपर आपको डेली प्रोवाइड कराऊँ 50-100 नंबर का, जो जिसमें सारे सब्जेक्ट और सारा ग्रामर टॉपिक वगैरह सब रहेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे तो तभी जाके मैं आगे भी वीडियो क्रिएट करूँगा आपके लिए, मतलब अन्य जो वीडियोस रहेंगे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स बिलोंग्स टू द एज, कौन सी एज से जो है बिलोंग करते थे। तो जॉन कीट्स बिलोंग टू विच लिटरेरी एज। तो यू नो इट वेरी वेल, रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट वॉज बॉर्न इन। तो जॉन कीट वॉज बॉर्न इन 1795। और आप बताएंगे किस महीने में किस तारीख को इनका बॉर्न हुआ था। तो 31 अक्टूबर 1795 को इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। मूरगेट लंदन में इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। कीट्स यू नो वॉज वेरी renowned poet of English literature and he has done a lot in his life. मतलब in this short period of his life बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो he died at the age of 25 years। तो 25 साल की उम्र में उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। तो वो उनकी डेथ कहाँ हुई थी ये आपको बताना। उनकी डेथ हुई थी रोम, इटली में। ठीक है। वहाँ पे वो इसलिए गए थे क्योंकि वो यू नो द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 को। डेथ कब हुई थी इनकी? 23 फरवरी, ठीक है, 1821 को। ठीक है। तो 25 ईयर्स 3 मंथ ऐसा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स इज नोन एज द पोएट ऑफ। तो कीट्स को किस तरह के पोएट के रूप में जाना जाता है? तो द पोएट ऑफ ब्यूटी। उन्होंने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, ना रिलीजन पे ज़्यादा बात करी है, ना सेटायर पे वो करते थे। तो टोटली ब्यूटी पे इन्होंने बात करी है। ब्यूटी ऐसा नहीं कि किसी की सुंदरता पे, नेचर की ब्यूटी पे। और इनकी एक लाइन भी है कि ट्रूथ इज़ ब्यूटी, है ना, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओड बाय कीट्स। तो आप सबको पता है कि कीट्स इज़ फेमस फॉर हिज ओड्स। और उनके जो ओड्स पब्लिश हुए थे वो उन्होंने कब जो है लिखे थे और पब्लिश किए थे? 1819 में। ठीक है। तो ये ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ओड टू अ नाइटिंगेल, वन ऑफ द फेमस ओड बाय कीट्स। और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो ये ग्रेशियन अर्न है ये भी बहुत इनका फेमस है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ओड टू द वेस्ट विंड, ये किसका है? ये इनका नहीं है, ये सैली का है, पीवी सैली का। ठीक है। ओड ऑन मेलंकली भी इनका ही है। ओह सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज टेकन फ्रॉम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ हिज पोएम्स। और ये जो उनकी एक पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम, जिसको हम एपिक पोएम भी बोल सकते हैं, एंडीमियन, इसकी स्टार्टिंग लाइन है। तो स्टार्टिंग लाइन भी पूछ सकता है,
व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ एंडीमियन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसमें 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं ये इसकी टोटल। एंडीमियन की टोटल बुक्स कितनी है? 4 बुक्स। ये जो एंडीमियन था ये एक सैफर्ड था और गॉड ऑफ सिंथिया के प्रेम में ये पड़ा हुआ था। ये ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स। तो इसके लिए इस पे क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि कीट इज़ नॉन फेमस फॉर इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, और कीट्स थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी वाली थ्योरी किसने दी थी? तो ये भी कीट्स ने दी थी। तो कैपेसिटी की नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कीट्स ने एक चीज़ मानी है कि जो भी चीज़ें मतलब दुनिया में हो रही है उनको मतलब जो मिस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जो नेचर में कहीं पे भी, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। हर चीज़ को हम लॉजिकली सोचने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि जो नेचर में कुछ मिस्ट्री है, कुछ चीज़ें रहस्यमयी जो चीज़ें, उनको हमें स्वीकार भी करना चाहिए। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे इंद्रधनुष है। अब इंद्रधनुष है तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब आप उसके साइंटिफिक लॉजिकली उसको मतलब प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है किसी को, ये है उसका मतलब। ठीक है, तो जो चीज़ जैसे है उसको एक्सेप्ट करना है। नेचर में जो भी चीज़ें हैं तो उसको हमें एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लॉजिकली उसके पीछे पड़ जाएं कि बस इसको अब साइंटिफिकली प्रूव करना है। तो दिस इज़ व्हाट नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़। उसके बाद है कीट्स बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो ये आपको पता है कि उनके साथ और कौन कौन थे सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप करेंगे। ओके, उसके बाद है विच पोएम बिगिनस विद माई हार्ट एक्स। तो ये पोएम जो है ओड टू अ नाइटिंगेल जो कीट्स ने लिखा है, इट स्टार्ट्स विद माई हार्ट एक्स। तो जो मेरी नोट्स हैं उसमें आपको बहुत सारी लाइंस भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस जो मतलब आती है एग्ज़ाम में। तो ये जो लाइन है, ये कंप्लीट लाइन ये है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेंट्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। मतलब मैं ऐसा लग रहा है बल्कि मेरा दिल जो है बहुत दर्द कर रहा है, और मैं ऐसे मतलब एक मुझे नींद सी आ रही है, ऐसे दर्द हो रहा है कि मैंने जैसे हेमलॉक जहर पी लिया हो। ठीक है, फिर इस पोएम की लास्ट लाइन क्या है? ओ टू नाइटिंगेल की इसकी लास्ट लाइन भी बहुत पूछती है, फ्लड इज़ दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। वो जो संगीत है वो जब नाइटिंगेल गाना बंद कर देती तब बोलते कि वो म्यूजिक जो है कहीं गायब हो गया है, और मैं अब क्या करूँ, मैं जागूँ या सोऊं। ठीक है, तो प्री कीट्स बहुत ग्रेट पोएट हुए हैं, मतलब इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, वास्तव में सोचने वाली बात है। 25 साल की उम्र में लोग करते ही कहाँ हैं, समझ ही नहीं होती कुछ। नेक्स्ट पोएम है द बर्ड। हाँ, तो इसी पोएम का है द बर्ड टू अ नाइटिंगेल सिम्बलाइजेस। ओ टू अ नाइटिंगेल में जो बर्ड है वो क्या सिम्बलाइज करती है, किस चीज़ को मतलब सिम्बलाइज करती है? तो इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट एंड सॉन्ग। मतलब पोएट ये बोलना चाह रहा है कि जो आर्ट है और सॉन्ग ऑफ द बर्ड है वो इमॉर्टल है। हम तो सब क्या हैं, वी ऑल आर mortal things on this earth. We are for a short period of time, we are not permanent here, we are transient. हम कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन नेचर और जो ये प्रकृति है, ये म्यूजिक है, जो भी नेचर में जो चीज़ें हैं, क्रिएशंस हैं, जो मतलब पोएट की जो क्रिएशंस है वो ये भी बोलना चाह रहा है। ठीक है, वो सब इमॉरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी ऑकर्स इन Ode on a Grecian Urn. So this is also this is another great poem of Keats. तो Ode on Grecian Urn भी बहुत फेमस इनकी एक पोएम है। तो इसमें ये लाइन आती है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये बहुत फेमस लाइन है, तो ये लाइन भी पूछ लेता है फ्रॉम विच पोएम ऑफ कीट्स दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, और या फिर ये आ सकता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। देखो, इस पोएम में जो ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ग्रीक उस पर जो आर्टिफैक्ट्स है उस पर बेस्ड है, जो कलाकृतियाँ होती है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो कला है और जो ये आर्टिस्ट की जो क्रिएशन है या पोएट की जो रचनाएं हैं वो हमेशा अमर रहती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, मॉर्टल है। तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी।
सत्यम शिवम सुंदरम, इसको आप ये मान करके याद रखना। द ग्रेशियन अर्न सिम्बलाइजेज, जो ग्रेशियन अर्न है इस पोएम में, है ना, वो क्या सिम्बलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो एटर्नल आर्ट। मैंने वो ये बात आपको बता रहा था कि आर्ट क्या है, एटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ओड इज रिगार्डेड एज कीट्स मोस्ट परफेक्ट पोएम। तो कीट्स की जो मोस्ट परफेक्ट पोएम है वो किसको माना गया है? तो वो मानी गई है ऑड टू ऑटम। ओड टू ऑटम इज रिगार्डेड एज द बेस्ट ओड ऑफ कीट। ठीक है, तो मोस्ट परफेक्ट ओड ऑफ जॉन कीट्स इसको माना जाता है। इसमें एक लाइन आती है, इसकी ओपनिंग लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग लाइन है, कई बार पूछ लेता है। कीट्स अनफिनिश्ड एपिक पोएम इज हाइपेरियन। तो ही प्लान्ड दिस पोएम, लगभग इन्होंने इस पोएम को कितनी बुक्स में लिखने की कोशिश करी थी? 12 बुक में लिखना चाह रहे थे वो इसको, लेकिन ही कुड कंप्लीट ओनली 2 बुक्स एंड हाफ ऑफ द 3। 2 ही बुक ये लिख पाए थे और 3rd बुक का भी कुछ पार्ट इन्होंने इसमें लिख पाए थे, तो कंप्लीट इसको नहीं। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि विच वर्क ऑफ कीट्स इज इन इनकम्प्लीट, व्हाट इज़ द इनकम्प्लीट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ कीट्स। ठीक है, तो कीट्स का जो इनकम्प्लीट वर्क है वो भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, हाइपेरियन। नेक्स्ट है कीट्स वॉज ट्रेंड एज एपोथीकैरी और सर्जन। ठीक है, तो एपोथीकैरी जो वर्ड है एक्चुअली दिस मीन्स, एपोथीकैरी का मतलब होता है कि जो द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द मेडिसिन, और है ना, जो मेडिसिन को बनाता भी है उसको फिर बेचता भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एपोथीकैरी। ओल्ड टाइम पे ऐसे बोला जाता था। सॉरी, मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना चाह रहा था। नेक्स्ट है, तो ये आप सबको पता है कि वो बेसिकली ही वजह सर्जन और डॉक्टर। ठीक है, कीट्स फियांसी वाज फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन को कौन सी पोएम इन्होंने अपनी डेडिकेट करी थी, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इज़ाबेला। इज़ाबेला एक पोएम है जिसका नाम है द पोर्ट ऑफ बैसिल। ठीक है, तो ये भी इन्होंने इनको डेडिकेट की है। और एक पोएम और है, तो फैनी ब्राउन वाज हिज फियांसी। कीट्स डाइड इन इटली। इटली में आपको पता है ये 1921 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये इटली, उससे कुछ टाइम पहले इनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि इटली, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ठंडा होता है, तो उनको टीबी की प्रॉब्लम थी, कंजम्पशन की प्रॉब्लम थी। तो एट दैट टाइम देर वॉज नो मेडिसिन और वैक्सीनेशन फॉर टीबी। उस समय तक मेडिसिन और वैक्सीनेशन कुछ नहीं था टीबी का। तो इनके ब्रदर की भी टीबी की वजह से डेथ हुई थी 1818 में। इनका कोई भाई था थॉमस करके, और उसके साथ यही रहते थे, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो ही डाइड इन इटली इन 1821, 23rd of February। तो द डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कीट्स पोएट्री इज़। तो कीट की पोएट्री की डोमिनेंट क्वालिटी क्या है? सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस का मतलब है वी हैव 5 सेंसेस, और इनकी पोएट्री में जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इनकी पोएम को आप जब पढ़ते हैं तो जिनको आप बोलते हैं आई, नोज, है ना, टेस्ट, तो ये सब चीज़ें मतलब इमेजिनेशन, किसी भी इमेजरी का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है पोएम पढ़ते हुए कि जैसे आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। कीट्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन एंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, तो जो इनके हाइपेरियन है ना, वो जो पोएम थी जिसको ये लिख रहे थे, वो मिल्टन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जॉन मिल्टन को, उसमें पैराडाइज लॉस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, और उसके बाद है, तो कीट्स किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? मिल्टन एंड स्पेंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओड टू साइकी इज़ डेडिकेटेड टू अ ग्रीक गॉडेस। तो ओड टू साइकी इनकी एक पोएम है, वो ग्रीक गॉडेस को डेडिकेट कर रखी है इन्होंने, समर्पित है। विच पोएम सेलिब्रेट्स द सीजन ऑफ हार्वेस्ट? तो ओड टू एटम, ऑटम जो है सेलिब्रेट करती है सीजन ऑफ हार्वेस्ट को। और एक क्वेश्चन और आता है कि हु सेड कीट्स
फ्लिंट एंड आयरन। क्रिस कीट्स के लिए फ्लिंट एंड आयरन का यूज़ किसने किया था, किसने कहा था? ठीक है, तो फ्लिंट का मतलब होता है अ हार्ड काइंड ऑफ स्टोन, मतलब कीट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बताया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे। उसके बाद है कीट्स पोएट्री इज़ रिच इन सेंसरी इमेजरी। इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है कि मतलब जो आप उनकी पोएम को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक इमेज सी बन जाती है, तो वही इमेजरी है। द सेंट्रल थीम ऑफ ओड ऑन मेलंकली इज़, ओड ऑन मेलंकली का जो सेंट्रल थीम है वो है ब्यूटी एंड सैडनेस को एग्जिस्ट। तो ब्यूटी और सैडनेस को एग्जिस्ट करती है, ये इस इनकी पोएम में है। और कीट्स फेमस फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी अपीयर्ड इन अ लेटर टू हिज ब्रदर्स। ये जो फ्रेज़ है इनका नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये इन्होंने लेटर्स लिखे हैं बहुत सारे, तो उसमें ये बात करते हैं अपने भाई लोगों के लिए लेटर लिखे हैं, तो उसमें बताते हैं इस तरह की बातें इन्होंने करी है, मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी वगैरह जो भी है। एक इन्होंने सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट भी लिखा है, उसका नाम है ब्राइट स्टार। ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है, ब्राइट स्टार करके एक शेक्सपियरियन सोनेट भी इन्होंने लिख रखा है। और एक और पोएम इनकी है ओड ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, ये भी इनका एक पैट्रार्कन सोनेट है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे अगर आपने ये नहीं तैयार करे हैं। विच रोमांटिक पोएट वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ कीट्स, कीट्स के कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो पीबी शैली था, अलेक्जेंडर पोप नहीं थे, जॉफरी चौसठ नहीं थे, बेन जॉनसन भी नहीं थे। उसके बाद है कीट्स पोएट्री एम्फसाइजेस ब्यूटी एंड इमेजिनेशन को एम्फसाइज करती है, ये मैंने आपको पहले बताया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है इनकी पोएम में, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन का रोल है। द लाइन हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये भी लाइन बहुत आ जाती है कि हु इन विच पोएम दीज लाइन्स अपीयर्स। ठीक है, तो दिस लाइन अपीयर्स, तो ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में है। इसका मतलब क्या है? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, कि जो गीत हमें सुनाई दे रहा है, जो चीज़ें हमें सुनाई दे रही, दिखाई दे रही, वो तो अच्छी लग रही है, मतलब चलो ठीक है, लेकिन जो सुनी नहीं है वो और भी ज़्यादा अच्छी है। जैसे हमारे कहावत होते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वही वाला है इसमें। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में ये लाइन है। कीट्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इज़ एटर्नल, उनका जो ब्यूटी का कंसेप्ट है दैट इज़ एटर्नल। ये उन्होंने एंडीमियन में भी जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज बाय द टाइम पासिस एंड इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस। तो ब्यूटी कभी भी मतलब नथिंगनेस में नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, इट इज़ एटर्नल। विच डिजीज कॉज्ड कीट्स डेथ? यू नो इट वेरी वेल, ट्यूबरक्लोसिस। एंड इसको कंजम्पशन भी बोलते हैं, तो कंजम्पशन भी आ सकता है एग्जाम में, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स, कीट्स की पोएम अक्सर रिफ्लेक्ट करती है स्केपिज्म थ्रू इमेजिनेशन, वो स्केपिज्म को दिखाती है इमेजिनेशन के माध्यम से। मतलब स्केपिज्म मतलब किसी रियलिटी से भागने वाली जो सिचुएशंस आप मान सकते हैं, तो उस तरह की पोएम्स इसमें है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसमें कोई मतलब नहीं है, कॉलोनियलिज्म का कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। एंडीमियन इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक मैथोलॉजी, तो एंडीमियन मैंने आपको पहले बताया कि किस पे बेस्ड है, ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें एक गॉडेस जो एंडीमियन होता है, ही इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द लव ऑफ सिंथिया, ग्रीक गॉडेस होती है, उसका जो प्रेम है एंडीमियन के प्रति उसको डिस्क्राइब किया गया है। एंडीमियन क्या है? एक ग्रीक सेफर्ड है, ठीक है, इस पोएम में। तो एक बहुत लंबी पोएम है, इसमें एक लाइन आती है, लाइन तो इसमें बहुत सारी फेमस लाइन्स हैं, लेकिन एक ये भी लाइन है इसकी, let his divinity overflowing die in music through the veils of Thessaly. The main theme of Two Autumn is ripeness and fulfillment of life. तो टू ऑटम में इन्होंने जो है राइपनेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बात करी, इसका मेन थीम है, ये भी पूछा जा सकता है। कीट्स पोएट्री इज लीस्ट कंसर्न्ड विद, कीट्स की पोएम है जो है बहुत मतलब लीस्ट कंसर्न विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से इनकी पोएम का कोई मतलब नहीं है, नेचर से है, ब्यूटी से है, इमेजिनेशन से है, लेकिन पॉलिटिक्स से इनकी पोएम का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। कीट्स एडमायर्ड शेक्सपियर, कीट्स ने शेक्सपियर को बहुत एडमायर करा है, मतलब शेक्सपियर के बारे में उन्होंने एक लाइन कही थी, शेक्सपियर वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी।
ये किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन आता है कि हु सेड दिस, शेक्सपियर वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो कीट्स सेड दिस, ही एडमायर्ड शेक्सपियर, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई स्पेंसर एंड मिल्टन, ठीक है। विच इज़ नॉट अ पोएम बाई कीट्स, कीट्स की कौन सी पोएम नहीं है इनमें से, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, पोएम्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लैमिया, हाइपेरियन, इजाबेला, इजाबेला व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस पोएम, अदर टाइटल ऑफ दिस पोएम, इजाबेला का द पोर्ट ऑफ बैसिल इसका टाइटल है दूसरा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एडोनाइस किसकी है, पीबी सैली की है, ठीक है, डेडिकेटेड टू कीट्स, और एडोनाइस वाज रिटन बाय पीबी सैली, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। द फ्रेज सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, किस पोएम से है, तो ये मैंने आपको पहले बोली, दिस इज ओपनिंग लाइन ऑफ टू ऑटम, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड न्यू एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। उसके बाद है कीट्स पोएट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिसिज्म, तो ऑब्वियसली ही वॉज अ रोमांटिक पोएट, क्लासिज्म से उसका कोई मतलब नहीं है, रियलिज्म नेचुरलिज्म से मतलब नहीं है। और कीट्स लेटर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्सप्लेन हिज पोएटिक थ्योरीज, कीट्स के जो लेटर्स थे, द लेटर्स ही हैड रिटन फॉर हिज ब्रदर्स, हिज फ्रेंड्स, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए थे कि उनमें उन्होंने अपनी जो पोएटिक थ्योरीज़ हैं उसके बारे में जो है लिखा है। तो इन्होंने एक लेटर में ये भी लिखा था कि आई फाइंड दैट आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोएट्री, विदाउट एटर्नल पोएट्री, ये इन्होंने एक जगह लिखा है अपने लेटर्स में। और एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि, एक मिनट, अपने लेटर में इन्होंने, हाँ ये भी इन्होंने अपनी पोएट लेटर्स में ही लिखा है कि अ पोएट इज़ द मोस्ट अनपोएटिक ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज़ नो आइडेंटिटी। तो ये भी लाइन कई बार पूछ लेता है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, अ पोएट इज़ द मोस्ट अनपोएटिक ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज़ नो आइडेंटिटी। और एक क्वेश्चन और आता है कि हु सेड दैट कीट वॉज अ ग्रीक, किसने कहा था कि कीट एक ग्रीक था, तो इट वॉज सेड बाई पीबी सैली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स लेटर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर दे एक्सप्लेन हिज पोएटिक थ्योरीज। उसके बाद है द अर्न इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रेप्रेजेंट्स परमानेंस, मैंने फिर से बोला ना, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का मतलब होता है कलश, ग्रेशियन अर्न जो ग्रीक के जो ये कलश टाइप के होते थे उनमें एक आकृतियाँ बनी रहती थी, ठीक है, डिजाइंस बने रहते थे, तो उसके बारे में है कि ये परमानेंट होती है जो आर्ट है। द नाइटिंगेल represents इन द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल में इमोर्टल ब्यूटी एंड सॉन्ग, ये ऑलरेडी आ चुका है। कीट्स पोएट्री अपील्स मोस्ट स्ट्रांगली टू सेंसेशंस एंड इमेजिनेशन, तो कीट्स की पोएम जो अपील करती है हमसे वो यही करती है कि सेंसेशंस एंड इमेजिनेशन की अपील करती है। और एक है कीट्स इज़ बरीड इन, तो रोम इटाली में इनको दफनाया गया था। इनका जो दोस्त था उस समय जब इनकी डेथ हुई थी, किसकी गोद में इनकी डेथ हुई थी, इनका कोई दोस्त था, उसका नाम अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय द वे आई विल टेल हिम टू द लास्ट क्वेश्चन, अगर मुझे उनका नाम पता लगता है तो मैं उनका नाम आपको लिख के अभी बताता हूँ कि उनका नाम क्या था, ठीक है। बाकी दो जो मैगजीन्स थी उन्होंने बहुत कीट्स को मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, उनका नाम था एग्जामिनर और एक दूसरी थी, एग्जामिनर और एक और थी क्वार्टरली रिव्यू। तो उन्होंने कीट्स की पोएम्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और विच क्वालिटी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कीट्स डिडक्टिसिज्म, इसका कीट्स से कोई मतलब नहीं है। हेलेनिज्म, सेंसुअसनेस, इमेजिनेशन, दिस थिंग्स आर रिलेटेड विद हिम। और कीट्स पोएट्री ऑफन सीक्स स्केप फ्रॉम पेनफुल रियलिटी, मैंने पहले बस बोला ना कि स्केपिज्म है इनकी पोएम में, स्केपिज्म थ्रू इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के माध्यम से स्केप करने की इनकी वो है। द टर्म हेलेनिज्म रेफर्स टू, हेलेनिज्म जो इनकी पोएम में आता है उसका मतलब है ग्रीक कल्चर एंड आइडियाज़। हेलेनिज्म का मतलब है कि ग्रीक कल्चर और आइडियाज़ की बात उन्होंने कर रही है ज़्यादातर। विच ओड एक्सप्लोर्स ह्यूमन सफरिंग मोस्ट डायरेक्टली, तो ओड टू नाइटिंगेल में ज़्यादातर ये ह्यूमन सफरिंग की बात करते हैं जिसमें डायरेक्टली इन्होंने बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स पोएटिक करियर लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 5 years, तो लगभग 5 साल इनका पोएटिक कैरियर रहा है, इट वॉज वेरी शॉर्ट। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज जॉन कीट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
ओड राइटर्स इनको ग्रेटेस्ट ओड राइटर्स में कंसिडर। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कीट्स डाइड इन रोम ऑन 23 फरवरी 1821 और अपने दोस्त की गोद में ये मरे थे इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड जोसेफ सेवर्न, उनका नाम था जोसेफ सेवर्न। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी गोद में ये लेटे हुए थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो वो है मतलब एपिटाफ है जो डेथ का, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ये भी लाइन आ जाती है कि हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए कि ऑन हुज एपिटाफ दिस लाइन हैज़ बीन रिटन। तो हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, कि यहाँ पे वो लेटा हुआ है जिसका नाम जो है पानी में लिखा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर कर लेना कि सर ये वीडियो अच्छी है और आप और भी वीडियोज़ को बनाइए, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।